नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक स्त्री के संघर्ष की कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज कॉलेज का पहला दिन था। सभी प्रथम वर्ष के छात्र पहली बार बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में आए थे और करीब करीब सभी कॉलेज में नए छात्रों के साथ रैंकिंग या इंट्रो किया जाता है। यहाँ देवी प्रसाद महाविद्यालय में भी यही रिवाज निभाया जा रहा था। कॉलेज के कुछ सीनियर्स इंट्रो लेने के लिए नाम पर कक्षा में आ गए थे। फर्स्ट ईयर की क्लास में आधे से ज्यादा लड़कियां ही थी और इन्हीं लड़कियों के बीच मीता शर्मा नाम है उसका। देखने में आकर्षक और सुंदर है। ग्रुप लीडर जो रैंकिंग लेने वाला था उसकी नजर जाकर के सीधे मीता पर टिक गई। इधर आओ, ग्रुप लीडर ने कहा। जी मैं? मीता ने कहा। हाँ जी, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, इधर आओ। मीता उठ करके नजदीक आ गई। पूरी कक्षा में सन्नाटा था। सभी छात्र सिर झुकाए खड़े थे। तभी ग्रुप लीडर बोला, नाम क्या है तुम्हारा? जी मीता नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हो? जी यहीं की, इसी शहर की। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। कभी किसी को प्रपोज किया है? जी नहीं। तो आज कर लो। चलो मुझे आज प्रपोज करके दिखाओ। मीता घबरा रही थी, उसके हाथ पांव फूल रहे थे, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। देखो मैडम, मुझे दोबारा बोलना पसंद नहीं है। जल्दी बोलो वरना पूरे क्लास की उठक बैठक करवाऊंगा। जल्दी खत्म करिए सर, हमें अगली क्लास के लिए जाना है। तभी पीछे से आवाज आई, ये कौन बोला? ये कौन बोला? सामने आओ। जी सर, मैं बोला। पीछे से निकल करके एक युवक बाहर आया। तुम बड़ी जल्दी है, तुझे बड़ी जल्दी है बाहर जाने की। क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम सुबोध है, युवक ने कहा। हाँ तो सुबोध महोदय, अगर तुमको जल्दी जाना है तो पहले मेरे चरणों में गिरो, पैर पकड़ो और बोलो, भैया मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ग्रुप लीडर ने कहा। सुबोध थोड़ा आगे बढ़ा। सारे लोग एकटक सुबोध को देख रहे थे। मीता भी उसे ही देख रही थी कि वो क्या करेगा। सुबोध उसके करीब पहुंचा, झुका और अचानक पीछे पलट करके मीता के पास गया और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर जवाब का इंतजार किए बगैर वापस आया और ग्रुप लीडर का पैर पकड़ करके बोला, भैया आशीर्वाद दो कि आपकी बहन मीता को खुश रख सकूं। ऐसा कह करके वो हाल से भाग गया। ये सुनते ही एक जोर की हंसी पूरे क्लास में गूंज गई। ग्रुप लीडर भी हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो चुपचाप अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया। मीता भी अपने आप को हंसने से रोक ना सकी। सुबोध की ये बेवकूफी कहें या समझदारी पूरे क्लास में चर्चा का विषय बन गई। बरबस ही उसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। आखिर उसने मीता को बचा करके सभी को रैंकिंग से मुक्ति दिला दी थी। वो बाहर निकल करके अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में चला गया। मीता अपनी सहेलियों के साथ उसे ढूंढते हुए कैंटीन में पहुंच गई। सुनिए, ओह मीता जी बोलिए, आपको पता है आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जी मैं समझ सकता हूँ मीता जी, पर मैं क्या करता। कक्षा में किसी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई कि उनका विरोध कर सके। मुझे और कोई तरीका सूझा नहीं, इसलिए जो दिमाग में आया वो कह दिया। मैं वाकई दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपने मेरी सुरक्षा के लिए किया, इसलिए धन्यवाद। इस घटना ने दोनों को एक दूसरे से परिचय तो करवा ही दिया था। इस वजह से कभी कभार दोनों की आंखें अक्सर टकरा जाती थी। सुबोध को तो पढ़ाई के सिवा दूसरी
किन्हीं बातों से जैसे कोई वास्ता ही नहीं था। नियम से हर क्लास अटेंड करना, लाइब्रेरी से किताब लेना, बातें भी पढ़ाई की करना, यही सब उसकी दिनचर्या थी। कॉलेज में उसके आने का एकमात्र उद्देश्य था पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। वह अपने उद्देश्य से कभी भी पीछे नहीं हटता था। वहीं उसके सारे दोस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय करने में लगे थे, परंतु मीता वैसी नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती, लड़कों के साथ गॉसिप करती। बस एक सुबोध ही था जो उससे दूर दूर रहता था। ये बात उसे रह रह करके खटकती थी। पता नहीं क्यों उस रैंकिंग की घटना के बाद से वह उसकी ओर आकर्षित हुई। सुबोध भी दिखने में अच्छा खासा था। शायद पारिवारिक कारणों से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से वो ऐसा बिहेव करता था। जब कभी सुबोध अकेला बैठा रहता, मीता उसे एकटक देखती। आते जाते वक्त सीढ़ियों में, लाइब्रेरी में वो उसके सामने आ जाती। सुबोध को थोड़ा ये एहसास हो गया था कि मीता उसे पसंद करने लगी है। एक दिन लाइब्रेरी में मीता ठीक उसके सामने बैठ गई और उसे एकटक देखने लगी। देखिए मीता जी, इस तरह मुझे देखना बंद कीजिए, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, सुबोध ने कहा। क्यों? आपको देखना गुनाह है क्या? जिस तरह आप मुझे देखती हैं गुनाह ही है। अच्छा, मैं आपको कैसे देखती हूँ बताओ जरा, मीता चहक करके बोली। आप मुझे गलत निगाहों से देखती हैं, सुबोध बोला। अच्छा, गलत निगाह क्या होती है? मीता उचक करके पूछी। वो सुबोध की बात का पूरा मजा ले रही थी। मतलब गंदी निगाह, सुबोध हिचकिचाते हुए बोला। गंदी निगाह? पर मैं तो आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हुए देख रही हूँ। वो हंस रही थी। भगवान के लिए अब बस करिए, मैं नहीं जानता आप किस निगाह से मुझे देख रही हैं। मीता हंसने लगी। सिर्फ एक शर्त पर। अच्छा, और वो क्या शर्त है? आपको मुझे अपने साथ बिठा करके पढ़ाना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं बोल दूं तो और भी ज्यादा गलत निगाह से देखूंगी, सोच लो। अच्छा ठीक है मैडम, मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो दोनों अब लाइब्रेरी में साथ बैठ करके पढ़ने लगे। वैसे तो मीता पढ़ने में होशियार थी, लेकिन सिर्फ सुबोध का साथ पाने के लिए वो उसके पास आकर के बैठती थी। मीता अक्सर उसे देखते रहती। वह खुद भी पढ़ने में अच्छी थी और कभी लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिला करके अधिकारी बनने की ख्वाहिश रखती थी। सुबोध का यूं पढ़ाई के प्रति लगाव, शांत गंभीर स्वभाव उसे आकर्षित करता था। उसे सुबोध सबसे अलग लगता था। मीता को तो असल में पता ही नहीं था चला कि कब सुबोध के आकर्षण में बंध गई हो। अकेले में भी सुबोध का चेहरा याद आते ही उसके मुख पर मुस्कुराहट आ जाती थी। कुल मिलाकर के मीता के दिल में सुबोध के लिए जगह बन गई थी, परंतु सुबोध हमेशा लड़कियों से बात करने में कतराते रहता था, जैसे उसे लड़कियों से बात करना आता ही नहीं था। कोई उत्सुकता भी नहीं थी, जैसे कि कॉलेज में लड़कों में होती है जब लड़कियां उनकी ओर आकर्षित होती हैं। ना जाने किस मिट्टी का बना है ये लड़का, मीता अक्सर सोचती है। एक दिन कॉलेज गार्डन में दोनों टहल रहे थे कि अचानक सुबोध का पैर एक पत्थर से टकरा गया। वो जोरों से चीखा। क्या हुआ सुबोध? मीता ने पूछा। आह, मेरे पैर में चोट लग गई। वह नीचे बैठ गया। उसके अंगूठे से खून निकल रहा था। रुको रुको, तुम नीचे बैठे रहो सुबोध। वो दोनों अब फॉर्मल हो गए थे। मीता ने अपने छोटे रुमाल को उसके अंगूठे पर बांध दिया। क्या है इसमें? क्या है? इससे खून रुक जाएगा, फिर हम मेडिकल रूम में जा करके प्राथमिक उपचार करा लेंगे। ठीक है चलो, सुबोध बोला। मीता उसे उठा करके मेडिकल रूम में ले गई। वो उसके लिए पानी का बोतल भी ले आई। प्राथमिक उपचार होने के बाद दोनों वापस आकर के गार्डन में पेड़ की छांव में बैठ गए। थैंक यू मीता। थैंक यू किस लिए सुबोध? आज तुमने मेरी बड़ी मदद की। आज तो तुमने मुझे प्रभावित कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत उदार है मीता। मैं तुम्हें जीवन भर याद रखूंगा। याद क्यों रखना सुबोध, मुझे ही रख लो जीवन भर के लिए। क्या कहा तुमने? सुबोध हतप्रभ था। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ सुबोध, और भविष्य में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सुबोध एकदम शॉक्ड था। उसने अब तक इस विषय में कभी कल्पना नहीं की थी। हालांकि मीता ने कहीं ना कहीं उसके दिल में जगह बना ली थी, परंतु वह इस बात के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं था।
प्लीज सुबोध, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। सुबोध एकदम चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या जवाब दे। 5-10 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा बीत गया, परंतु दोनों में से कोई एक शब्द नहीं बोला। अचानक एक छात्र आइसक्रीम लेकर के उसके सामने से गुजरा। दोनों चुप्पी तोड़ते हुए एक साथ बोले, आइसक्रीम खाओगे? और एक साथ हंस पड़े। ठीक है, तुम बैठो सुबोध, मैं आइसक्रीम लेकर के आती हूँ, पर आज मुझे तुम्हारा जवाब जानना ही है। मीता उठ करके आइसक्रीम लेने कैंटीन चली गई। सुबोध अब भी चिंतन में था, तभी मीता वापस आ गई। हाँ, तो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सुबोध। मैं तुम्हारे मन की भावों का सम्मान करता हूँ मीता, परंतु कोई भी उत्तर देने से पहले तुम्हें मेरे परिवार के विषय में जानना चाहिए। मैं एक सब्जी बेचने वाली फैमिली से आता हूँ मीता। मेरी माँ मंडी में सब्जी बेचती हैं और पिताजी सब्जी का ठेले में लेकर के गली गली घूमते हैं। मेरा एक बड़ा भाई है जो उस काम में उनकी मदद करता है और वो तीनों मिलकर के मुझे पढ़ा रहे हैं। मुझसे उनको बहुत उम्मीदें हैं मीता। अब तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मेरी माँ यहीं कलेक्ट्रेट में राजपत्रित अधिकारी हैं और मेरा एक बड़ा भाई भी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुझे पिताजी की तरह लोक सेवा आयोग में चयनित होकर के अधिकारी बनने की इच्छा थी, इसलिए उनके निर्णय अनुसार ही बीए करने का निश्चय किया था, मीता ने बताया। अब बताओ मीता, तुम कहाँ इतने बड़े परिवार की लड़की और मैं बहुत ही निम्न परिवार का लड़का, क्या कभी तुम्हारा परिवार इस बात को स्वीकार कर पाएगा? मुझे तुम पसंद हो मीता, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, परंतु तुम अपने परिवार को कैसे राजी करोगी ये तुम सोच लो। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है सुबोध। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परिवार से आते हो, मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। परंतु मेरे परिवार वाले तो थोड़ी रूढ़वादी परंपरा के हैं, पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं। उनको मनाना तो बहुत ही कठिन कार्य है। एक तरीका है कि यदि तुम कोई बड़ी सरकारी नौकरी हासिल कर लो तो शायद वो लोग मान जाएं। वो तो मैं कोशिश करूंगा ही मीता, पर ये तो दिवा स्वप्न है। कब बड़ा अधिकारी बनूंगा और कब हमारी शादी होगी। अभी फिलहाल तो मुझे अपने परिवार को आर्थिक बोझ कम करने के लिए छोटी मोटी ही सही नौकरी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे परिवार वालों को मानना होगा तो उसी आधार पर भी मान सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं माने तब भी मैं तुमसे शादी करूंगी। सुबोध, तुम निश्चिंत रहो, मुझे सिर्फ तुम्हारी स्वीकारता चाहिए। ठीक है मीता, पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, फिर फैसला लेने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। अब दोनों ज्यादातर समय साथ ही रहते, साथ ही पढ़ते, साथ ही तैयारी करते और साथ ही अपने जीवन के सपने बुनते। स्नातक के अंतिम वर्ष तक ना तो मीता ने और ना ही सुबोध ने अपने घर में कुछ पता चलने दिया। आज स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट आया था। मीता खुशी से सुबोध को बता रही थी, तुम्हें पता है सुबोध, हम दोनों ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हाँ मीता, तुमको बधाई हो। बधाई और धन्यवाद के असली हकदार तुम हो सुबोध। अगर तुम मेरी तैयारी नहीं करवाते तो शायद मैं इतने मार्क्स कभी नहीं ला पाती। तुम्हारा शुक्रिया। वास्तव में मीता को सुबोध की संगत का ही असर था कि वो उम्मीद से अधिक मार्क्स ले आई थी। दोनों को अब आगे क्या करना है ये सोचना था। सुबोध कुछ ऐसा करना चाहता था कि जल्दी से जल्दी वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। वो अपने भाई की शादी के लिए भी सपोर्ट करना चाहता था। उसने ज्यादा ऊंचे सपने नहीं सजा रखे थे, बस इतना ही चाहता था कि उसे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और वो अपने परिवार को आर्थिक संबल दे सके। इधर मीता तो आसमान पर थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में सब ने उसकी दिल खोल करके प्रशंसा की थी अच्छे नंबर लाने पर मीता जानती थी कि इन नंबरों के पीछे सुबोध का ही हाथ है। उसकी माँ श्यामा देवी को कुछ कुछ महसूस हो रहा था। एक दिन उन्होंने पूछा,
क्या बात है मीता, इतना खुश तो मैंने तुमको पहले कभी नहीं देखा। मेरे अच्छे नंबर आए हैं माँ, इससे अधिक खुशी की बात और क्या होगी। नहीं नहीं, सिर्फ नंबर वाली बात से तुम इतनी खुश तो नहीं हो सकती। तुम्हारे तो इससे भी पहले अच्छे नंबर आए हैं 10वीं और 12वीं में, पर आज की खुशी तो देखते ही बन रही है। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? कोई भी बात नहीं है माँ, मीता बोली। क्यों, मुझे दोस्त नहीं समझती? मीता की माँ उसकी दोस्त ज्यादा थी। समझती हूँ माँ, फिर बताती क्यों नहीं? कोई मिल गया है क्या? मीता शर्मा गई। अरे मेरी बेटी तो शर्मा रही है, मतलब सचमुच कोई मिल गया है? हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो, मुझे सचमुच कोई मिल गया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? सुबोध। सुबोध नाम है माँ उसका। अच्छा, तो एक बार मिलवाने ले करके आओ, बात करते हैं उससे। उसकी माँ ने हंसी में ही सुबोध को घर लाने और उनसे मिलाने की हिदायत दे डाली। ये सुनते ही मीता उतावली हो गई, उसने माँ को गले लगा लिया। पक्का माँ, मैं उसे लेकर के जरूर आऊंगी, यह कह करके वो बाहर निकल गई। उसे जैसे पंख लग गए थे कि कब वो सुबोध से मिले, कब उसे ये बताए कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती हैं। वह जल्द से जल्द सुबोध से मिल करके उसे ये सब बताना चाहती थी। उसी गार्डन में वो दोनों दूसरे दिन मिले। सुबोध, सुबोध, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बताया तो वो झट से तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई। उसे सुबोध से उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। तुमने मेरे बारे में क्या बताया मीता? यही कि तुम मेरे साथ पढ़ते हो और पूरे कॉलेज में तुमने प्रथम स्थान हासिल किया है। ये सुन करके वो खुश हो गई और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। वो तो खुश थी और तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या तुमने उन्हें मेरी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया मीता? नहीं सुबोध, तो पहले जा करके उन्हें मेरी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताओ मीता। अगर उसके बाद भी वो मुझको मिलने के लिए बुलाते हैं तो मैं अवश्य आऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं सुबोध? अगर वो तैयार नहीं हुए तो भी मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं समझता हूँ मीता, परंतु परिवार को बताना भी आवश्यक है। आज तुम अपने घर जा करके अपने माता पिता से मेरी पारिवारिक स्थिति पर चर्चा करो और मैं भी आज घर जा करके सबको तुम्हारे बारे में बताता हूँ। कल हम फिर यहीं पर मिलेंगे। अच्छा ठीक है सुबोध, मैं आज जा करके पहले मम्मी से बात करती हूँ। सुबोध को तो लगभग पता ही था कि उसके परिवार घर वाले इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि मीता उनसे अच्छे घर की थी। फिर भी उसने माता पिता और भाई को बिठा करके पूछा, पिताजी, मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रहा था। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? मैं जिस कक्षा में पढ़ता था उसी कक्षा में एक लड़की भी पढ़ती थी, मीता शर्मा। उसके माता पिता बड़े पदों पर काम करते हैं और उसका भाई भी इंजीनियर है। अच्छा, फिर बात यह है पिताजी कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसको इस घर की बहू बनाना चाहता। पर क्या वो लोग मानेंगे बेटा? देखो, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारा ये छोटा सा घर देखो, हमारी आर्थिक स्थिति देखो, क्या वो लोग ये सब स्वीकार कर पाएंगे? आपका सवाल सही है पिताजी। अगर उसका परिवार मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो उनकी मर्जी के बगैर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। पर ये अच्छी बात नहीं है बेटा, माता पिता की सहमति तो होनी ही चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं पिताजी, आज वो घर जा कर के बात करेगी बोली है, देखते हैं क्या होता है। परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग मान गए। हम तो तुमसे हैं बेटा, तुमसे ही हमारी सारी उम्मीदें हैं। तुम कोई नौकरी वगैरह क्यों नहीं ढूंढते? मैंने एक प्राइवेट कंपनी में अप्लाई तो किया है पिताजी, देखिए क्या होता है। सोचा हूँ नौकरी के साथ साथ आगे ला की पढ़ाई भी जारी रखूंगा। विधि महाविद्यालय में सुबह या शाम को पढ़ाई होती है, तो मुझे नौकरी करने में भी असुविधा नहीं होगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। इधर मीता जब घर पहुंची तो उसकी माँ किचन में थी। माँ, आपसे एक बात करनी है। अरे मीता, तुम तो आज सुबोध को मिलाने लाने वाली थी ना? माँ ने उल्टा सवाल दाग दिया। हाँ माँ, उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ बताओ, माँ ने कहा। दरअसल माँ, मुझे तुम्हें उसके पारिवारिक स्थिति के बारे में आपको बताना है। हाँ तो बताओ ना।
माँ वो असल में एक सब्जी बेचने वाले फैमिली से बिलोंग करता है। क्या? उसकी माँ थोड़ी उग्र हो गई। हाँ माँ, उसकी माँ मंडी में सब्जी बेचती हैं और उसके पिताजी ठेले पर सब्जी बेचते हैं, और तू उससे शादी करना चाहती है। तू होश में तो है मीता? श्यामा देवी के चेहरे पर हंसी क्षण भर में गायब हो गई। वो क्रोध से आग बबूला हो गई। वो घसीटते हुए मीता को उसके पिता के पास ले गई। देखिए जी, ये पागल हो गई है, एक सब्जी बेचने वाले के लड़के से शादी करना चाहती है। देख मीता, ऐसा कुछ भी करने से पहले हमको मरा समझ लेना, बाकी तेरी मर्जी। उसके पिता बोले और उठ करके चले गए। सुन लिया तूने मीता, अब फैसला तुझे करना है। उसकी माँ भी बोल करके चली गई। मीता समझ गई थी कि सुबोध सच कह रहा था कि ऐसे समाज में जहाँ रिश्ते धन, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दान दहेज और जात बिरादरी देख करके तय किए जाते हैं, वहाँ उसके और सुबोध के रिश्ते को उसके अपने माता पिता कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन वो तो सोच रखी थी कि अपने पिता से लड़ करके ही सही, परंतु शादी करेगी तो सिर्फ सुबोध से। अगले दिन वह वहीं गार्डन में सुबोध से फिर मिली। क्या हुआ मीता? सुबोध ने पूछा। कुछ नहीं यार, जैसे ही मैंने तुम्हारी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया, मेरे मम्मी पापा भड़क गए। देखो, मैंने बोला था ना कि तुम जैसे ही मेरे बैकग्राउंड के विषय में बताओगी, वो लोग मना कर देंगे। सुबोध बोला। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ सुबोध। तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं मीता। पहला ये कि उनकी बात मान लो, जिसके मैं पक्ष में हूँ, और उनकी मर्जी से शादी कर लो, क्योंकि मुझ जैसे गरीब और बेरोजगार व्यक्ति के साथ इतनी हड़बड़ी में फैसला लेकर के अपना जीवन बर्बाद करना उचित नहीं है। और दूसरा ये कि अगर कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत है तो सब भूल करके मुझसे शादी कर लो। मैं दूसरा ही विकल्प चाहती हूँ सुबोध। कुछ दिन सोच लो मीता, कोई हड़बड़ी नहीं है। तब तक मैं कहीं छोटा मोटा जॉब ढूंढ लूंगा, लेकिन तब तक अपने माता पिता को मनाने का भरपूर प्रयास करो कि वो हमारी शादी के लिए मान जाएं। मान जाओ ना माँ, मीता बोली। तुम क्यों नहीं समझती हो मीता? वो लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। अच्छा तुम ही बताओ, कहाँ रहोगी, क्या खाओगी? वो लड़का तो नौकरी भी नहीं करता है, क्या खिलाएगा तुमको? और तुम्हारे सपनों का क्या होगा, कभी सोचा है? माँ, वो लड़का बुद्धिमान है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अगर आप लोगों ने मेरी शादी कहीं किसी अधिकारी से कर दी और वो ठीक ठाक नहीं निकला तो तब क्या होगा? माँ, इंसान का अच्छा होना जरूरी है, बाकी तो जीवन किसी ना किसी तरीके से चलाया ही जा सकता है। चुप करो मीता, जितना भी समझाओ तुम समझने को नाम नहीं ले रही हो। क्या इसी दिन के लिए तुमको पाल पोस करके बड़ा किया कि एक दिन बड़ी हो करके तुम हमारी इज्जत बिगाड़ो? बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारा भला बुरा किसमें है तुमसे बेहतर जानते हैं। आप लोग मेरे दृष्टिकोण से भी सोच करके देखो ना माँ, प्लीज। मुझे व्यवहार के हिसाब से उससे बेहतर इंसान कोई नहीं मिलेगा माँ, प्लीज आप लोग मान जाइए ना। तेरे पापा तुझे माफ नहीं करेंगे बेटा, अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की, इसलिए चुपचाप उसे भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। इधर सुबोध ने लोकल कंपनियों में अप्लाई करना चालू कर दिया था कि कहीं जॉब मिल जाए। एक दिन उसे फोन आया। हेलो, कौन? मिस्टर सुबोध बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग कारपोरेशन से बात कर रहा हूँ। आपको साहब ने कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है, 11 बजे आ जाइए। ठीक है, धन्यवाद सर, मैं कल आता हूँ, उसने खुश होकर के जवाब दिया। दूसरे दिन वह इंजीनियरिंग कारपोरेशन के ऑफिस पहुँच गया और काउंटर पर जाकर के पूछा, जी मेरा नाम सुबोध है। अच्छा, आप ही सुबोध हैं, मैंने ही कल आपको फोन किया था। बैठिए, साहब अभी आने वाले हैं। सुबोध वहीं पर बैठ गया। वो उनके चैम्बर पर नाम लिखा देख रहा था, सज्जन सिंह। सुबोध भी उसके जैसा जीवन में कुछ करने का सपना देखता था। तभी बाहर एक गाड़ी आकर के रुकी और एक रौबदार व्यक्ति उसमें से बाहर उतरा। वह सीधे अपने चैम्बर के अंदर गया और बेल बजाया। सुबोध जी, बॉस आपको बुला रहे हैं, जाइए। ठीक है,
मैं आई कम इन सर? आइए बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? जी सुबोध। सुबोध जी, आप पढ़ाई में तो जोरदार हैं, किसी अच्छे नौकरी के लिए तैयारी क्यों नहीं करते? करूंगा सर, पर अभी तो अपनी पारिवारिक स्थिति को ठीक करने के लिए यह नौकरी आवश्यक है। अच्छा तो फिर ठीक है, आपको सुपरवाइजर का पोस्ट दिया जा रहा है और आपको 8,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। समय आपका 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आपको ये ठीक है? जी सर बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जॉब देने के लिए। सुबोध बाहर निकल गया। आज उसे फिर से कॉलेज के गार्डन में मीता से मिलने जाना था। हेलो मीता, क्या हाल चाल है? ठीक नहीं है सुबोध। क्यों, क्या हुआ? मैंने माँ से फिर से बात की थी तो वो बिल्कुल तैयार नहीं है हमारी शादी के लिए। बताओ मैं क्या करूं? तो कर लो मुझसे शादी। आज मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कहाँ मिला और कितनी सैलरी है? तुम यार गरीब आदमी की तनख्वाह पूछती हो, ये गलत बात है। सुबोध हंस करके बोला। अच्छा तनख्वाह मत बताओ, कहाँ मिली है नौकरी ये तो बताओ। यहीं 8 किलोमीटर दूर में इंजीनियरिंग कारपोरेशन है, वहाँ सुपरवाइजर की जॉब मिली है और तनख्वाह है 8,000 रुपये। ये तो अच्छी बात है। स्टार्टअप के लिए 8,000 तो अच्छी रकम है। तो फिर कल मैं सामान लेकर के आ जाऊं? तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। एक बार तय कर ली और आ गई तो वापस नहीं जाऊंगी। फिर तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। कोई डाउट है तो सोच लो फिर से। अरे अब क्या सोचना, अब तो मेरे पास नौकरी भी है। तुम चाहो तो फिर से विचार कर लो। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं। मैं सोच ली हूँ, मेरा फैसला अटल है। मैं कल ही आ जाऊंगी। तुम शादी का अरेंजमेंट कर लो। चलो ठीक है, आ जाओ। हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, मैं वहाँ सभी अरेंजमेंट कर लूँगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। दूसरे दिन सुबोध ने मंदिर में सारे अरेंजमेंट करके मीता की प्रतीक्षा करने लगा। मीता चुपचाप बिना किसी को बताए घर से निकली और सुबोध के घर पहुंच गई। सुबोध के परिवार ने उसका स्वागत किया। आओ बेटी, सीधे मंदिर में ही चलो, पंडित जी भी आ गए हैं। ठीक है पिताजी, चलिए सीधे वहीं चलते हैं, मीता बोली। आओ मीता, कह करके सुबोध ने उसका हाथ पकड़ा। आज से ये हाथ मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी प्रारंभ कीजिए। पंडित जी ने विवाह के मंत्र चालू कर दिए। जैसे ही फेरे खत्म हुए, मंदिर के बाहर एक गाड़ी आकर के रुकी। मीता समझ गई कि उसके मम्मी पापा आए हैं। उसके पापा तेज से उतर करके बाहर आए। बदतमीज, इतना मना करने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आया? हमारी इज्जत बिगाड़ने पर तुली है। माफ कीजिएगा सर, अब मीता मेरी पत्नी है, सुबोध बोला। मीता के पापा आगे बढ़े और तड़ाक से एक झापड़ सुबोध को मार दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मूर्ख लड़के, पापा चिल्लाए। पापा आप उसको क्यों मार रहे हैं? गलती मेरी है, मीता चिल्लाई। सुबोध एकदम चुप था। चुप कर लड़की, या तो अभी वापस चल या फिर जिंदगी भर अपनी शकल मत दिखाना। समझ लेना कि हम लोग तेरे लिए मर गए हैं। पापा, पापा प्लीज प्लीज पापा मान जाओ। मीता रोते हुए पापा के पैरों में गिर गई। उसके पापा पीछे पलटे और बोले, चलो सब यहाँ से, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वो बोले और गाड़ी में बैठ करके निकल गए। मीता वहीं जमीन में बैठ करके रो रही थी। चुप हो जाओ मीता, ये सभी माता पिता का स्वाभाविक दुख होता है। उन्होंने तुमको जन्म दिया है, तकलीफ तो होगी ही। आखिर तुमने उनकी मर्जी के विरुद्ध शादी की है, सुबोध बोला। मीता आश्चर्यचकित थी। तुम्हें बुरा नहीं लगा सुबोध? उन्होंने तुम्हें मारा? एक्चुअली में मारा। तो क्या हुआ मीता? आखिर हैं तो हमारे माता पिता, उनकी मार खाने में क्या दुख? किस मिट्टी के बने हो तुम सुबोध? बस उसी मिट्टी का मीता जिसकी तुम बनी हो। तुमने भी बड़ी हिम्मत दिखाई, सुबोध बोला। मुझे घर ले चलो सुबोध, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। सुबोध उसे घर ले आया। घर आते ही वह सो गई। दूसरे दिन सुबह अचानक उसके कान में आवाज सुनाई पड़ी
ओ मैडम उठिए, 8 बज गए हैं। मीता ने अंगड़ाई लेते हुए बाहें फैलाई और सुबोध को अपने ऊपर खींच लिया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा अंदर। तो आ जाने दो अंदर, मुझे प्यार करो ना सुबोध। जब प्यार करने का वक्त था तब सो गई, अब काम में जाने के वक्त मैडम को प्यार की सूझी है। प्यार के लिए भी कोई वक्त होता है क्या? मीता ने उसके गले में हाथ डाल करके पूछा। हाँ जी, कम से कम 10 से 5 तो नहीं होता है। वो वक्त मेरे काम का वक्त होता है और 10 बजने में 1 घंटे रह गए हैं, तो कृपया उठिए और मुझे टिफिन बना करके दीजिए। पर मुझे तो खाना पकाना ही नहीं आता, चाय और मैगी के अलावा मैंने कुछ सीखा ही नहीं। अच्छा तो चलो फिर ठीक है, जब तक तुम खाना बनाना नहीं सीखोगी मुझे मैगी बना करके ही दे देना। तुम घर से बनवा करके ले जाओ, मीता बोली। नहीं, माँ के हाथ का खाना तो जिंदगी भर खाया है, अब मुझे पत्नी के हाथ का खाना है। पर कुछ नहीं, जब तक तुम मुझे तकलीफ में नहीं देखोगी तब तक कुछ सीखोगी नहीं। उठो और मेरे लिए मैगी बना दो। हाँ, उसकी फीस मैं एडवांस में दे देता हूँ, कह करके उसने मीता के ओंठों को चूम लिया। मीता खुश हो गई, उसने मैगी बना करके टिफिन में डाल दी और सुबोध काम के लिए निकल गया। दिन भर मीता को ये बात कचोटती रही कि मेरी वजह से आज सुबोध दिन भर सिर्फ मैगी के सहारे रहेगा। जैसे ही सुबोध शाम को आया, मीता बेडरूम में गई और रोने लगी। क्या हुआ मीता, ऐसी भी क्या जिद है तुम्हारी? खाना लेकर के नहीं जा सकते थे? माँ ने तो बनाया ही था। दिन भर मैं गिल्टी फील कर रही थी, पर तुम्हें किसने कहा कि मैं असंतुष्ट हूँ? मैंने तो बड़े मजे से मैगी खाया, तुम कल फिर दोगी तो फिर मजे से खाऊंगा। मतलब तुम मानोगे नहीं। किस बात के लिए? वही खाना ले जाने के लिए। तुम बना करके दो ना, मैं ले जाऊंगा। ठीक है, तुम ऐसा ही चाहते हो तो ना, मैं कल तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाऊंगी, माँ से पूछ पूछ करके बनाऊंगी। अब जैसे भी बने, कच्ची हो चाहे जली हो, जी भर के खाना, तभी तुम्हें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? सुबोध ने मुस्कुराया। यही कि जिद करने का क्या फल होता है? मीठा फल होता है और क्या। अरे मेरी बीबी खाना बनाएगी तो भला मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा? तुम्हारे हाथ की कच्ची रोटी भी चाव से खाऊंगा, कभी शिकायत नहीं करूंगा, चिंता मत करो। यह कह करके उसने मीता को सीने से लगा लिया। दूसरे दिन वह उठ करके सुबोध के लिए खाना बनाई, टिफिन में डाली और भेज दी। बाद में उसने खुद खा करके देखा तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। उसे फिर अफसोस हुआ, लेकिन शाम को जब सुबोध घर लौटा तो वो बेहद खुश था। मुझे मालूम है खाना कितना खराब बना था, मीता बोली, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि उसमें तुम्हारा प्यार मिला था। बस इसी तरह तुम खाने में प्यार डाल करके खिलाती रहोगी ना, तो मैं फूल करके मोटा हो जाऊंगा। सुबोध मुस्कुराया। ठीक है, मैं धीरे धीरे सीखूंगी। ओके मैडम। और क्या किया दिन भर? सब्जियां कैरेट्स में डाली और माँ को मदद की। ये सब सुन करके ये सब कुछ बिल्कुल नया है मेरे लिए। गुड, अच्छी बात है, तुम एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ये काम मुझे नहीं करना तो मुझे बता देना। तुम्हारे लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, पर मैं सीखना चाहती हूँ इसलिए करती हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, करो, मुझे क्या। और इस तरह उनकी रोज की दिनचर्या एक ढंग में ढल गई। अब मीता उनके रंग में पूरी तरह रंग गई थी। वह सब्जियों को परिवार के साथ समेटती, खाना बनाती और घर के सारे काम करती। वो भी खुश थी और उसका परिवार भी उससे खुश था। एक दिन उसने सुबोध से कहा, सुबोध, अब मुझे एक बच्चे की चाहत हो रही है। ये तो अच्छी बात है मीता, परंतु मुझे लगता है पहले तुम्हारे सपनों को पूरा करना चाहिए और मैंने इसलिए अब तक बच्चे के बारे में कभी तुमसे बात नहीं की। तुम भी तो लॉ की पढ़ाई करना चाहते थे, उसको पूरा क्यों नहीं करते? मेरी तो पढ़ने की कोई इच्छा अब नहीं रही, मुझे तो अब बच्चे की ही इच्छा है।
जैसी तुम्हारी मर्जी मीता, मैं तुमको कभी भी किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, मैं अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए आज ही आवेदन करूंगा, फिर मुझे 1 वर्ष के अंदर बच्चा चाहिए। मीता बोली, ठीक है मीता, हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे और उन्हीं के हिसाब से प्लान करेंगे। दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास पहुंच गए। नमस्ते मैडम, आइए बैठिए, बताइए क्या बात है। मैडम, हम लोग बच्चा प्लान करना चाहते हैं। दैट्स गुड, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपका महीना तो ठीक चल रहा है ना? जी मैडम, मीता ने कहा। तो बस उससे 14 दिन बाद लगातार प्रयास करिए, ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा। ठीक है मैडम, यह कह करके दोनों वापस आ गए। उन्होंने 1 महीने, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने प्रयास किया, परंतु सब निष्फल। फिर सुबोध ने तय किया कि वो फिर से एक बार मैडम से मिलना चाहिए। दोनों फिर से मैडम के पास गए। मैडम, हमने लगातार 3 महीने बच्चे के लिए प्रयास किया, पर सब बेकार है, कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है आप दोनों को एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। जी मैडम, आप जैसा कहें, मैं लिख देती हूँ। आप लोग जांच सेंटर चले जाइए। दोनों जांच सेंटर पहुँच करके जांच कराने के लिए सैंपल दे आए। 2 दिनों बाद जब रिजल्ट आया तो वो उसे लेकर के मैडम के पास चले गए। देखिए, आपकी जांच रिपोर्ट ये कहती है कि मीता तो ठीक है, परंतु आपके शरीर का स्पर्म काउंट कम है, इसलिए गर्भधारण में परेशानी आ रही है। ओह, चिंता की कोई बात नहीं है, मेडिसिन लिख देती हूँ, आप मेडिसिन लेते रहिए और 1-2 महीने फिर से ट्राई करिए, शायद आप सफल हो जाएं। जी मैडम, धन्यवाद। वे दोनों फिर से एक आशा के साथ और नई उम्मीद के साथ कि शायद अब पूरी हो जाए, परंतु परिणाम तब भी निरर्थक था। वे लगातार 2 साल तक सभी तरीकों से प्रयास करते रहे। टेस्ट ट्यूब, IVF, सब कुछ जो भी मेडिकल साइंस में संभव हो सकता था, दोनों सभी कुछ ट्राई कर लिए, परंतु परिणाम अब भी शून्य था। एक दिन सुबोध ने मीता से कहा, मीता, खराबी मुझ में ही है, तुम अपने सपनों को क्यों बर्बाद कर रही हो? कम से कम तुम तो अपने सपने को पूरा करो। कौन सा सपना सुबोध? बच्चा पाना मेरा एकमात्र सपना था। नहीं मीता, तुम्हारा एक और सपना था जिसे तुम वक्त के साथ भूल गई हो। वो क्या? लोक सेवा आयोग में चयनित होकर के अधिकारी बनना। वो सपना अब 2 साल पीछे छूट चुका है सुबोध। मेरे मन में अब ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरे लिए प्लीज तुम ये सपना पूरा करो। नहीं ना सुबोध, मेरी पढ़ाई लिखाई सब छूट चुकी है। अब मेरे मन में इतना साहस भी नहीं है कि फिर से पढ़ करके सेलेक्ट हो सकूं। फिर से कहाँ डियर, ये तो पहली ही शुरुआत होगा। तुमने इससे पहले प्रयास किया कहाँ? करो ना प्लीज, मेरी खुशी के लिए कम से कम 1 साल तो प्रयास करो। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पर तुम भी प्रयास करो ना। मैं तो यहीं से पढ़ करके प्रयास करूँगा, वरना घर कैसे चलेगा? यहीं से मतलब तुमको तो मैं घर के कामों से मुक्त करके बिलासपुर भेजूंगा, ताकि तुम आराम से तैयारी कर सको। तो यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? माँ है ना घर में, और बाकी लोग भी। अच्छा, और टिफिन कौन बना करके देगा तुम्हें तो सिर्फ मेरे हाथों की टिफिन खाने की आदत है। तुम्हारे फ्यूचर के लिए सबका त्याग। तुम बस एक बार सेलेक्ट हो जाओ, हाँ, हमारी स्थिति भी सुधर जाएगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मीता बोली। तो फिर कर लो तैयारी। मैं पता करता हूँ बिलासपुर में पढ़ने के लिए सबसे अच्छी संस्था कौन सी है, फिर चलेंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं 1 साल प्रयास करके देखूंगी, और अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगी। आ जाना वापस। वैसे भी तुमसे दूर रह करके मैं कौन सा यहाँ ठीक ठाक रहने वाला हूँ। बस अपने को व्यस्त करने के लिए लॉ का अंतिम वर्ष कंप्लीट कर लूंगा। हाँ, ये ज्यादा उचित है। दोनों पढ़ेंगे तो मन भी लगा रहेगा और समय भी कट जाएगा, मीता बोली। ठीक है, मैं माँ पिताजी को भी बोल देता हूँ कि तुमको 1 वर्ष के लिए बिलासपुर भेज रहा हूँ। सुबोध ने अगले 1 सप्ताह के अंदर बिलासपुर जाने की सारी तैयारियां कर ली और दोनों एक दिन ट्रेन पकड़ करके बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। ट्रेन से उतर करके सुबोध ने पहले पेइंग गेस्ट वाले घर जाने का फैसला किया, क्योंकि रहने का इंतजाम करना आवश्यक था। इसलिए उसने तय किए गए घर की ओर रुख कर लिया। हेलो आंटी जी, बोलिए।
वो आपसे पेइंग गेस्ट के सिलसिले में बात हुई थी। क्या नाम है आपका? जी, मीता के नाम से बात किया था। अच्छा, हाँ हाँ, आपने बात तो किया था। अंदर आइए, बैठिए। जी आंटी, सुबोध बोला। देखिए, यहाँ पर 3 रूम हैं। एक एक रूम में 2-2 लड़कियां रहती हैं। अभी फिलहाल 5 लड़कियां हैं। एक रूम में एक लड़की है, वहीं आप रह सकती हैं। और खाने की क्या व्यवस्था है आंटी? खाने के लिए टिफिन की व्यवस्था है और एक कॉमन इंडेक्स भी रखा हुआ है। अगर चाय या मैगी आज बनाना है तो चाय और मैगी। सुनते ही सुबोध मुस्कुरा दिया। उसने कहा, लो भाई, तुम्हारी फेवरेट चीजों की व्यवस्था तो पहले से है। अच्छा आंटी, रूम रेंट और खाने का कितना देना होगा? रूम रेंट 1000 पर कैंडिडेट और खाने के लिए 800 रुपए महीना। ठीक है आंटी। के सुबोध ने 1800 रुपए निकाला और दे दिया। मीता, तुम जाकर के अपना रूम देख लो और सामान भी रख आओ। मीता जाकर के रूम देख आई और बोली, रूम अच्छा है आंटी। मेरी रूम मेट का नाम क्या है? अंजलि। तो अभी कहाँ गई है अंजलि? यहीं पास में पीएससी कोचिंग है, वहीं पढ़ने गई है। ये तो और अच्छी बात है आंटी। आप हमको एड्रेस दे दीजिए, हम लोग सबसे पहले वहां जाते हैं। हम लोग भी आंटी कोचिंग ढूंढने के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग नवीन मार्केट चले जाइए, यहाँ से आधे किलोमीटर पर ही है। वहीं रोड पर आप लोगों को कोचिंग नजर आ जाएगा। ओके आंटी। यह कह करके दोनों निकल गए। नवीन मार्केट पहुंचते ही उन्हें पीएससी कोचिंग नजर आ गया। वे वहां अंदर चले गए और काउंटर पर इंक्वायरी की। यहाँ अंजलि मेहता नाम की कोई लड़की पढ़ती है क्या? हमें उससे मिलना है। हाँ पढ़ती है, आप लोग उधर बैठ जाइए, अभी 5 मिनट में क्लास छूटने वाला है, फिर मैं उसे बुला दूंगी, काउंटर में बैठी लड़की ने कहा। तभी क्लास खत्म होने की घंटी बजी। उसने जाकर के अंजलि को बुला लाया। हाय, मेरा नाम मीता है, आप अंजलि हो ना? वो दास आंटी के यहाँ रहती हैं। हाँ मैं वही हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अभी अभी आपके रूम में शिफ्ट हुई हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। ओह अच्छा, तो आप मेरी रूम पार्टनर हैं। हाँ, मैं भी यहाँ कोचिंग करने आई हूँ और इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। ओके बताइए, बस हमें ये जानना है कि कहाँ पीएससी के लिए कोचिंग करना उचित होगा। देखिए, मैं तो यहाँ इसलिए ज्वाइन की हूँ क्योंकि ये एकमात्र कोचिंग है जहाँ फीस भी कम है और फैसिलिटी भी ठीक है। कुछ और भी कोचिंग है शहर में, पर वो सब महंगे भी हैं और घर से दूर भी हैं। पढ़ना तो हमको खुद ही है, इसलिए मुझे तो बेस्ट यही लगा। अच्छा, इस कोचिंग की फीस कितनी है? सुबोध ने पूछा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को मिलाकर के लगभग 15,000, अंजलि ने बताया। ये तो ठीक है, और एक साथ देना है या किस्तों में दे सकते हैं? किस्त में दे सकते हैं, अभी आप 5,000 जमा कर सकते हैं। सुबोध ने फॉर्म भरा और फीस जमा कर दिया। फिर वो वहां से रूम के लिए निकल गए। गेस्ट रूम में जाने से पहले मीता ने पूछा, सुबोध तुम इतना खर्च मेंटेन कैसे करोगे? हो जाएगा मीता, तुम निश्चिंत रहो। अब मेरी तनख्वाह भी 12,000 रुपये हो गई है और तुम्हारे रहने खाने पढ़ने में महीने के 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। आराम से हो जाएगा मीता, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती सुबोध। कह करके मीता सुबोध से लिपट गई और रोने लगी। पागल, रो क्यों रही है? ये अलगाव तो हमारे अच्छे जीवन के लिए हैं, और वैसे भी हम हर 15 दिन में मिलेंगे ही। मन करे तो तुम शनिवार रविवार को आ सकती हो। मीता अब भी सुबोध को कस करके पकड़े हुई थी। ऐसे कमजोर मत बनो मीता, छोड़ो मुझे, अब जाने दो, शाम हो रही है, ट्रेन छूट जाएगी तो और देर हो जाएगी। ये 5,000 और रख लो, तुम्हें किताबें खरीदनी पड़ेंगी, कुछ लेना हुआ तो ले लेना और अपना ख्याल रखना। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। मीता फफक करके रो पड़ी। अरे यार, कैसे कर रही हो तुम तो मेरी शेरनी हो, बहुत हिम्मत वाली और इच्छा शक्ति वाली लड़की हो।
मीता उसको छोड़ ही नहीं रही थी। चुप हो जाओ मीता, कह करके उसने मीता को 2-3 बार चूम लिया। अब मीता थोड़ी शांत हुई और बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप मुझे अपने से अलग कर रहे हो ना। हम दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ मीता, तुम प्लीज इस बात को समझो। आखिर घर पर रह करके तुम्हारा टाइम वेस्ट ही हो रहा था। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ तैयारी करूंगा, पर घर पर रह करके। हम दोनों फोन पर सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैं भी सारे फॉर्म भरूंगा और तुम्हारे साथ एग्जाम दिलाऊंगा। किसी एक का भी लग गया तो हमारा परिवार सुधर जाएगा। मीता शांति से सुन रही थी। अब मैं चलूं? ठीक है, मीता बोली और झुक करके सुबोध के पैर छुई। खुश रहो और जल्दी से अधिकारी बन करके वापस आओ, ऐसा कह करके वो वहां से निकल गया। मीता गेट पर खड़ी हो करके ऑटो के ओझल हो जाने तक देखती रही, फिर अपने रूम पर आ गई। तभी अंजलि रूम के अंदर आई। हाय मीता, आओ बैठो। तुम तो उदास दिख रही हो, हस्बैंड चले गए इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहली बार अलग हुई हूं ना इसलिए। ओह, मतलब तन्हाई में रातें कटेंगी इसलिए? अंजलि व्यंग मारते हुए हंसी। अच्छा, तो तुम बदमाशी भी करती हो अंजलि? हाँ बिल्कुल करती हूँ, और तुमसे तो ढेर सारी अंदर की बातें सीखूंगी। चुप कर पागल, तुझे और कुछ नहीं सूझता? ये बता, कौन सी किताबें खरीदूं? कोचिंग वाले प्रोवाइड करेंगे ना? तू चिंता क्यों करती है? हाँ, 2-4 किताबें जो उन्होंने बताया है वो मैं तुमको बता देती हूँ। अभी तो मेरे पास है, तुम चाहो तो इसे भी पढ़ सकती हो, या चाहो तो अपना भी खरीद सकती हो। थैंक्स यार अंजलि, तुमने मेरी चिंता कम कर दी। मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि शुरुआत कहाँ से करूँ। अच्छा ये बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? अरे नहीं यार, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। देख रही है ना मैं कितना मोटी हूँ, ऐसे में कोई मुझे क्यों पसंद करेगा। हाँ, अगर किसी बड़े पोस्ट में चली गई तो वहीं प्रशासन अकादमी में ही किसी से चक्कर चला लूंगी। अच्छा प्लान है तेरा, मतलब तुझे पोस्ट अच्छे लड़के के लिए चाहिए। तो और क्या? अंजलि बोली। हम दोनों के लक्ष्य कितने अलग हैं अंजलि। तुझे पोस्ट लड़के के लिए चाहिए और मुझे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, है ना? यही जीवन है माय फ्रेंड, यही जीवन है। लो खाना आ गया, चलो पहले खाना खाते हैं फिर बात करते हैं। नहीं यार, आज मैं थक गई हूँ, खाना खा करके बस सो जाऊंगी, कल बात करेंगे। दूसरे दिन कोचिंग जाने से पहले सुबोध का फोन आया। ठीक से सोई कि नहीं? पहले आप बताइए कि रात को कितने बजे पहुँचे और खाना खाया कि नहीं? मैं रात को 12 बजे पहुँच गया था और खाना खा करके ही सोया हूँ। तुम बताओ कि सोई कि नहीं? हाँ सोई थी, पर मात्र सुबह सुबह। ठीक है, तैयार होकर के कोचिंग चली जाओ और अपनी तबीयत का विशेष ख्याल रखना, और तुम भी अपना ख्याल रखना। टिफिन माँ से बनवा लेना, वो नीली शर्ट पहन लेना, धुली रखी है, और तुम्हारा टिफिन भी मैंने वहीं किचन में रख दिया था। बस बस, मेरी चिंता मत करो। तुम ना मुझे एकदम बच्चे जैसा ट्रीट करती हो, तुम हो ही वैसे, तुम्हारा बिल्कुल बच्चे जैसा ख्याल रखना पड़ता है। मैं बच्चा नहीं हूँ मैडम, बड़ा हो गया हूँ। हाँ मालूम है कितने बड़े हो गए हो। सर्दी होती है तो अपनी नाक तो ठीक ढंग से साफ नहीं कर पाते, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। अब बस हो गया ना, 1 साल तक तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। चलो जाओ अब कोचिंग। ठीक है, जाती हूँ, बाय, कह करके उसने फोन रख दिया और कोचिंग चली गई। अब लगभग रोज का यही रूटीन हो गया था। मीता मन लगा करके पढ़ाई कर रही थी। उसने अपनी पढ़ाई के लिए सब संसाधन जुटा लिए थे। वो हर 15 दिन में एक बार घर आ जाती और वापस जा करके फिर से तैयारी में जुट जाती थी। एक दिन पीएससी प्रारंभिक का फॉर्म भी आ गया। हेलो सुबोध, पीएससी प्रारंभिक का फॉर्म आ गया है। चलो अच्छा है, तुम तो परीक्षा के ठीक सामने आ गई हो। अब तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगा करके एग्जाम दिलाना है मीता। हाँ, परंतु मेरा फॉर्म यहीं इंस्टीट्यूट से भरा रहा है, इसलिए तुम वहां से मत भरना। अच्छा, मतलब प्रारंभिक की परीक्षा भी तुम वहीं से दिलाओगी? हाँ, सर लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम के बाद डिस्कशन के लिए यहीं रुक जाओ। मैं बोली पूछ करके बताती हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, क्या करूँ? अगर वो ऐसा कहते हैं तो वहीं से दिलाओ।
उसमें क्या है, भर दो वहीं से। ठीक है, मैं यहीं से भर देती हूँ। इधर सुबोध के अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे, तभी जज की भी वैकेंसी आ गई। उसने फॉर्म तो भर दिया था, पर इस विषय में मीता को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि फिर वो पढ़ने के लिए चिल्लाती। समय पर प्रारंभिक परीक्षा के पेपर्स खत्म हुए तो घर आकर के मीता ने सुबोध को फोन लगाया। हेलो सुबोध। तो हेलो डार्लिंग, कैसी हो? कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? अच्छा गया सुबोध। गुड। मैं बोला था ना कि तुम मेरी शेरनी हो, तुम कभी फेल हो ही नहीं सकती। जल्दी घर आ जाओ, हम मिलकर के पार्टी करते हैं। पैसे ज्यादा हो रहे हैं क्या तुम्हारे पास? कोई पार्टी वार्टी नहीं, बस मैं अपने हाथों से खाना बना करके खिलाऊंगी। समझ में आया कि नहीं? अरे मेरे लिए तो वही पार्टी है मैडम, तुम आ तो जाओ। आती हूँ, बस कल एक बार प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर लें, फिर आती हूँ। दूसरे दिन इंस्टीट्यूट में सभी बच्चों ने सही उत्तरों से मिलान किया तो मीता के बहुत बढ़िया नंबर्स आ रहे थे। तुम्हारे तो शानदार नंबर आ रहे हैं मीता, अंजलि ने कहा। तुम्हारे भी अंजलि? हाँ, पर तुमसे थोड़े कम हैं। पर इससे क्या फर्क पड़ता है, प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स थोड़ी जुड़ते हैं, ये तो बस क्वालिफाइंग है। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। तो कब जा रही हो वापस? आज ही निकल जाऊंगी, एक आध सप्ताह रह करके फिर वापस आऊंगी मेंस की तैयारी के लिए। ओह, जीजा जी के साथ हसीन पल बिताने हैं, वो हंस करके बोली। फिर तू चालू हो गई। बेटा तू जल्दी शादी कर, फिर मेरी बारी आएगी, मैं भी तेरी ऐसी ही खिंचाई करूंगी। तू ही ढूंढ दे कोई हैंडसम कलेक्टर टाइप का लड़का और करा दे मेरी शादी। मैं तो शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। वहीं खोज लेना प्रशासन एकेडमी में, ढेर सारे लड़के रहेंगे वहाँ तो। मीता बोली। ठीक है, कल चलते हैं, तुझे निकलना भी है। मीता घर के लिए निकल गई। रेलवे स्टेशन पर सुबोध उसे लेने आया था। क्या हाल है प्रिय? बस सब कुछ अच्छा हो जाए तो हाल चाल भी अच्छा हो जाए। चलो घर चलें, घर चल करके बातें करते हैं। घर पहुंच करके सुबोध ने पूछा, और कितने लोग सेलेक्ट हो सकते हैं तुम्हारे यहाँ से? बहुत लोग हो जाएंगे, वहाँ से तो भयंकर कंपटीशन का माहौल है। तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? लास्ट सेमेस्टर का 22% आया है। काम करते करते पढ़ने में प्रतिशत तो कम होंगे ही। आप तो ऐसे ही पढ़ करके दे दिए, तब 72% आए। अच्छे से पढ़ करके दिए होते तो आराम से 90% तो आ ही जाते। हाँ, तुम शायद ठीक बोल रही हो, पर मुझे तुम्हारे सपनों की फिक्र ज्यादा है। मीता आगे बढ़ करके सुबोध को चूम ली। बोली, मैं जानती हूँ। कह करके वो सुबोध के सीने से लिपट गई। अच्छा चलो खाना खाओ और सो जाओ, तुम थक गई होगी, सुबोध बोला। हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, मीता बोली। एक सप्ताह अब पढ़ाई लिखाई की पूरी तरह भूल जाओ। हम ये 7 दिन घूमेंगे फिरेंगे और भरपूर एंजॉय करेंगे। 7 दिन सुबोध ने उसे खूब खुश रखा। 7वें दिन उसे फिर से वापस जाना था। अच्छे से मेंस की तैयारी करना मीता, इस घर की कर्णधार हो तुमसे सभी को बहुत उम्मीदें हैं। इस तरह मुझ पर उम्मीदों का बोझ मत डालो सुबोध। मैं अगर सफल नहीं हुई तो सह नहीं पाऊंगी। नहीं, अपने दिमाग से किसी प्रकार का प्रेशर मत रखना। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। चलो मैं तुमको रेलवे स्टेशन छोड़ देता हूँ। वह चली गई और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने लगी। करीब 1 महीने बाद प्री का रिजल्ट आ गया। हेलो मीता, बधाई हो भाई तुमको, तुमने तो मैदान मार लिया। सब तुम्हारी वजह से है सुबोध। जितनी मैंने मेहनत की है उससे कई गुना ज्यादा तुमने मेरी सफलता के लिए मेहनत की है। पता नहीं कितने दिन तुम ठीक से खाना खाए भी होगे कि नहीं, धुले कपड़े पहने होगे कि नहीं, ठीक से सोए भी होगे कि नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा कुछ भी नहीं मीता, सब कुछ तुम्हारी मेहनत है। अब अच्छे से मेंस दिलाओ, तुम पक्का सफल हो जाओगी। ठीक है, रखती हूँ। 2 महीने बाद ही मेंस का पेपर था और उसी के बीच में लोक सेवा आयोग का न्यायाधीश जज का एग्जाम था। मीता और सुबोध ने एक साथ एग्जाम दिया। हालांकि जज के एग्जाम के विषय में सुबोध ने मीता को नहीं बताया था। उसने सोच रखा था कि
नहीं लगा तो पढ़ाई को लेकर के मीता व्यर्थ ही नाराज होगी कि मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, और यदि पास हो गया तो कुछ बोलने की स्थिति में भी रहेगी। अतः उसने उसे नहीं बताना ही उचित समझा। मेंस की परीक्षा दे करके मीता घर आ गई। कैसा गया मीता तुम्हारा पेपर? अच्छा गया है सुबोध। एग्जाम निकल जाएगा क्या? क्या पता, हो सकता है निकल जाए और ये भी हो सकता है कि ना निकले। मुझे लगता है मीता तुम्हें अपने पेरेंट्स को ये बात बतानी चाहिए। मैंने 2 बार लैंडलाइन से घर में लगाया था सुबोध, पर हर बार मेरे पापा फोन उठाते थे और आवाज सुन करके पर बात नहीं कर पाई। असल में मुझसे अभी भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। तो माँ से बात करो, ऐसे वक्त में फोन करो जब पिताजी घर में ना रहते हों। एक्चुअली दोनों एक साथ ही ऑफिस के लिए निकलते हैं और साथ ही वापस आते हैं, इसलिए एक वक्त पर दोनों ही घर पर रहते हैं। और मुझे लगता है सिलेक्शन के बाद बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेंस परीक्षा के 1 महीने बाद रिजल्ट आ गया, जिसमें मीता पास हो गई थी। उनके परिवार में खुशी थी कि उनके घर की बहू शायद बड़ी अधिकारी बन जाए। सुबोध जैसे मध्यम वर्गीय लड़के के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी। एक सब्जी वाले के घर की बहू ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा पास कर ली थी। अब सिर्फ साक्षात्कार बचा था, जिसकी तैयारी के लिए सुबोध ने उसे फिर से बिलासपुर भेज दिया था। तैयारी करके वापस आई तो सुबोध स्वयं उसे लेकर के लोक सेवा आयोग के ऑफिस गया। मीता जब इंटरव्यू से बाहर आई तो बोर्ड सिर्फ इसी बात से प्रभावित हो गए कि एक सब्जी बेचने वाले परिवार ने अपनी बहू को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। ये उसका प्लस पॉइंट था। बाकी इंटरव्यू तो उसका बहुत अच्छा गया। दोनों प्रसन्नता से घर वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद लगभग 1.5 वर्ष की मेहनत का परिणाम आ गया था। उसकी 23वीं रैंक थी और ये निश्चित हो गया था कि उसे कोई बड़ा पद मिलेगा। उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी। उस दिन सुबोध देर से घर पहुंचा। उसे परिणाम के विषय में कुछ पता नहीं था। वह घर पर आया तो मीता बोली, सुबोध आज पीसीएस का रिजल्ट आ गया है। सही में आ गया? तो क्या हुआ तुम्हारा? वह उत्साहित हो गया। कुछ नहीं, सब निरर्थक हो गया। मीता दुखी होने का दिखावा करते हुए बोली, अच्छा पर रैंक कितना आया? सिर्फ 23वां। क्या बोली तुम? ओ गॉड! ओ मीता कह करके वो उसे जोर जोर से चूमने लगा। हे भगवान, तुमने आज मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। उसने मीता को सीने से लगा लिया। वो बार बार उसे चूमे जा रहा था, फिर अचानक जोर जोर से रोने लगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा रोना स्वाभाविक है सुबोध, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगी। जितना मन करे रो लो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरी सफलता नहीं है, ये पूरी तरीके से तुम्हारी सफलता है। वो अपने उंगलियों से उसे आंसू पोंछने लगी। सुबोध बहुत देर तक रोता रहा और मीता उसे चुप करा रही थी। वो जानती थी कि ये सुबोध के लिए कितना अनमोल पल है। वो वहीं उसके पास बैठ गई। सुबोध फिर रोता और फिर से उसके आंसू पोंछती। वो प्रतीक्षा करती रही कि सुबोध कब चुप होगा। काफी देर तक रोने के बाद सुबोध चुप हो गया। तुम्हें इतना मारूंगा मीता, तुमने मुझे डराया क्यों? डर के बाद तुम्हारी खुशी देखने के लिए, ये आंसू देखने के लिए। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है मुझे रोता देख करके। नहीं, मुझे ये देख करके मजा आ रहा है कि तुम्हारे आंख और नाक दोनों बह रहे हैं और तुम्हें पोंछने का होश नहीं है। मार दूंगा तुमको, बता रहा हूँ, सुबोध बोला। क्या सचमुच? नहीं, बोल करके उसने उसे चूम लिया। उसने आगे कहा, 23वां रैंक है, मतलब कोई अच्छा बड़ा पोस्ट तुमको निश्चित रूप से मिल जाएगा। डिप्टी कलेक्टर मिलने की तो कोई संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद का कोई भी पोस्ट मिल सकता है। कल तक जो शायद पद आवंटन की सूची आ जाएगी। अब तो तुम साहब हो जाओगी, हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगी। अब मैं तुमको मारूंगी, बता रही हूँ, दिमाग खराब मत करो मेरा। अच्छा नहीं करूंगा भाई। घर में माँ पिताजी को बताई कि नहीं? सुबोध पूछा। तुमको छोड़ करके सबको पता है। अच्छा, और अपने घर में, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को बताया कि नहीं? नहीं, थोड़ा डर लग रहा है। कल आवंटन आ जाने दो, फिर बताऊंगी। इसी तरह तुम हमेशा टालती जाती हो मीता। आखिर वो तुम्हारे माता पिता हैं,
चाहे कितनी भी नाराजगी व्यक्त करें, तुमको तो हमेशा उनसे बात करने की कोशिश करना चाहिए। जानबूझ करके अब तक तुमने मुझे दोषी बना रखा है। उनको पक्का लगता होगा कि मैं तुमको उनसे बात करने के लिए मना करता होऊंगा। उनको यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी इस परिवार के लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी अपने माता पिता के लिए भी है। शायद तुम ठीक कहते हो सुबोध, मैं उनको फोन नहीं करूंगी, सीधे घर जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, भगा देंगे ना, घर में घुसने नहीं देंगे ना। फिर भी मैं वहीं घर के बाहर बैठी रहूंगी, देखती हूँ कब तक नहीं मानते हैं। हाँ, तुम अभी घर अंदर मत आना, तुम बस मुझे घर के बाहर तक छोड़ आना। अगर मेरे से नाराजगी दूर हो जाती है तब मैं तुम्हें ले चलूंगी। ठीक है मीता, जैसा तुम चाहो। दूसरे दिन जब पद आवंटन की सूची आई तो मीता को आयकर अधिकारी का पद मिला था। मीता तो खुशी से पागल हो गई थी। वो जल्द से जल्द अपने माता पिता को इसके बारे में बताना चाहती थी। 3 सालों बाद अपने माता पिता को सिर्फ देख लेने के नाम से ही वो रोमांचित थी। हालांकि बीच बीच में भाई से उसकी बात होती रहती थी, परंतु आज वो माँ के सीने से लग करके रोना चाहती थी। दोनों जब नहा धो करके तैयार हो गए तो सुबोध ने उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया और बोला, मीता कोई कितना भी नाराज हो, तुम अपना धैर्य बनाए रखना। अगर वो तुम्हें घर से बाहर जाने को कहें तो भी वहीं बैठी रहना, और जब घर आने को मना करें तो मुझे फोन कर देना। मीता डरते डरते घबराते हुए घर में घुसी। उसने देखा कि हाल में कोई नहीं बैठा है, लेकिन किचन से आवाज आ रही है तो उसे थोड़ा सा सुकून मिला कि शायद पापा बेडरूम में हो, और वैसे भी वो पहले मम्मी से मिलना चाहती थी। वो धीरे से किचन की ओर बढ़ी और गेट से अंदर झांका तो मम्मी नौकरानी के साथ बातें कर रही थी। मम्मी, उसने आवाज दिया। मीता, श्यामा देवी एकदम से चौंक गई। उसने पलट करके देखा, वाकई मीता खड़ी थी। वो तेजी से नजदीक आई, तड़ाक से झापड़ लगाई और चीख करके उसको सीने से लगा ली। मीता भी अपनी माँ के सीने से लग करके टूट गई। वो भी फफक करके रो पड़ी, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, माँ कह करके वो लगातार रोती रही। बहुत देर तक वो अपने बेटी को सीने से लगाए रोती रही। तुझे अब याद आई है हमारी? मीता, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। फिर तूने इतने साल अपने माँ बाप की चिंता क्यों नहीं की? क्यों तुझे हम लोग याद नहीं आते थे? ऐसा मत बोलो माँ, मैंने हर दिन हर पल आप लोगों के प्यार के बगैर कैसे जिया है मैं जानती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की माँ कि आपसे बात कर सकूं, पर जब भी फोन करती थी पापा फोन ही उठाते थे। मेरी उनसे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी माँ। तुम ही बताओ मैं क्या करती? वो तेरे पापा हैं बेटा, मार थोड़ी डालेंगे। तू उनसे घबराती क्यों है? ये जितना उनका घर है उतना ही तेरा भी घर है। घर से तुझे निकाल देंगे तो क्या तू वापस नहीं आएगी? वापस ही तो आई हूँ माँ, पहले क्या बोल करके आती? तब तो मैं सब्जी बेचने वाले परिवार की बहू थी, अब सुपरवाइजर की पत्नी हूँ। बोलती तो और तकलीफ होता उनको, पर आज परिस्थितियाँ अलग हैं माँ। आज नई क्या बात हो गई बेटा? आज मैंने उनके सपनों को पूरा किया है माँ। आज ही मैं आयकर अधिकारी बनी हूँ माँ। क्या? हाँ माँ, पापा का सपना था ना कि उनकी बेटी एक दिन लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के अधिकारी बने, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन तो बीए में करवाया था। हाँ तुम सही बोल रही हो, उनको तुमसे बहुत उम्मीदें थी बेटा। तुमने अपनी मर्जी से शादी करके उनका पहला सपना तोड़ दिया था, परंतु इस बात से तुमने जी जान लगा करके उनका सपना पूरा किया, वो शायद पिघल जाएं। बेटी जब माता पिता के अरमान तोड़ती है तो कितनी तकलीफ होती है, उसका तुम्हें एहसास नहीं है बेटा। जाओ अपने पापा से मिलो, वो डांटे तो चुप रहो, उनसे माफी मांगो। नहीं माँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, प्लीज आप बात करो ना। आप बोलोगी तब मैं करूंगी। तभी हाल से आई आवाज, श्यामा मेरी चाय ले आओ। जी लाई। मीता तू चलना, माँ बोली। नहीं माँ, पहले आप जाकर के बात करो प्लीज। श्यामा देवी चाय लेकर के हाल में चली गई और मीता वहीं किचन में रुक गई। सुनिए जी, आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो, आप नाराज तो नहीं होंगे? अब बोलो भी।
आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। क्यों बात करनी है तुमको? जब उसको हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जी, उसको फर्क पड़ता है, तभी तो उसने आपके सपने को पूरा किया है। अच्छा, मेरा तो एक ही सपना था श्यामा कि मैं बड़े धूमधाम से उसकी शादी किसी अच्छे घर में करूं, परंतु वो तो हमको धोखा देकर के भाग गई। वो सपना तो उसने मेरा चकनाचूर कर दिया। उसने आपका दूसरा सपना पूरा किया है जी। मेरा कोई और सपना नहीं था श्यामा। था, आप नहीं चाहते थे कि वो पढ़ लिख करके बड़ी अधिकारी बने? हाँ चाहता था, परंतु उसने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। शादी करके, सब्जी बेच करके बनेगी वो अधिकारी? हाँ बन गई है जी। आज सुबह ही पीसीएस का रिजल्ट आया है और आपकी बेटी आयकर अधिकारी बन गई है। चाहे तो आप पेपर उठा करके देख लीजिए, उसमें सबका नाम दिया है। मिस्टर शर्मा ने पेपर उठाया और अपनी बेटी का नाम ढूंढने लगे। मीता शर्मा, रैंक 23वां, पद आवंटित, आयकर अधिकारी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कई बार पेपर पर मीता शर्मा नाम को अपनी उंगलियों से सहलाया। वो उसको बेहद प्यार करते थे। अचानक उन्होंने पेपर को पटक दिया। मैं देख रही हूँ आप रो रहे हैं, श्यामा देवी ने कहा। क्या फर्क पड़ता है इससे? उसने हमारी कभी सुध ली? उसके माँ बाप जिंदा हैं कि मर गए? उसने कभी तुमसे बात की या मुझसे बात की? इतनी बड़ी खबर है, वो खुद बताने नहीं आ सकती थी। क्या कहा तुमने? इधर आओ बेटा, मत बुलाओ उसे, मुझे नहीं मिलना। मीता आकर के पापा के पैरों पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। श्यामा, इससे कहो कि ये यहाँ से चली जाए। उसके पापा आंखों में आंसू थे। ऐसा मत बोलिए पापा, प्लीज मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। श्यामा, तुमने सुना नहीं? इसको बोलो यहाँ से चली जाए। ऐसा कह करके वो उठ करके बाहर निकल गए। मीता वहीं बैठ करके रोती रही। इतने दिनों की नाराजगी इतनी आसानी से नहीं जाएगी मीता, तुम्हें उनको बार बार मनाना पड़ेगा। वो तुमको बहुत चाहते हैं बेटा, तुम बस थोड़ा समय दो, वो मान जाएंगे। तुम बस थोड़ा सा धैर्य रखो और चिंता मत करो। तुम उनको बताओ ना कि माँ, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। क्या करूँ माँ, बताओ जिससे उनका प्यार फिर से मैं हासिल कर सकूँ। मैं बोल रही हूँ ना बेटा, उनको थोड़ा टाइम दो, वो मान जाएंगे। अब तुम जाओ नहीं तो घर में तनाव बना रहेगा। उनको थोड़ा शांत होने दो, फिर आना। मैं उनको मनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है माँ, कह करके उसने सुबोध को फोन कर दिया। थोड़ी देर में सुबोध आया और उसे ले गया। 2-3 घंटे बाद जब मिस्टर शर्मा घर आए तो पूछा, वो चली गई? वो रुकती तो आप उसे रुकने देते? तुम मुझसे बहस कर रही हो। मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला? उसका मन करे तो रुके, मन करे तो जाए। आप उसके पिता हैं, आप रोकेंगे तो क्यों नहीं रुकेगी? इस रिश्ते की समझ है उसको? मिस्टर शर्मा बोले। समझ नहीं होती तो क्या वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए इतना मेहनत करती? आप समझते क्यों नहीं हो? वो मुझसे ज्यादा आपको प्यार करती है। अब मुझे नहीं सुनना श्यामा, तुम बहस मत करो। क्यों ना करूं बहस? वो इस घर की बेटी है, मेरी बेटी है। वो आएगी और जरूर आएगी। देखती हूँ मैं आप कैसे रोकते हैं उसे। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, बस मैं उससे बात नहीं करूँगा। मीता कुछ दिनों तक घर नहीं आ पाई और उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। नजदीक के ही शहर में उसे पोस्टिंग मिली थी। वो आराम से घर से आ जा सकती थी और ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही उसे प्रशिक्षण के लिए प्रशासन अकादमी जाना था। मीता सुबोध के साथ जाकर के ज्वाइनिंग दे आई। सुबोध, मैं प्रशासन अकादमी जाने से पहले फिर से एक बार घर जाना चाहती हूँ, मीता ने कहा। बिल्कुल मीता, तुमको अपने पिताजी से फिर से बात करनी चाहिए। तो फिर चलो मुझे ले करके। सुबोध उसे लेकर के उसके घर छोड़ आया। जिस वक्त वो घर पहुंची उसके पापा नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे। माँ, ओह आओ बेटा, तुम्हारे पापा तो बाहर गए हैं बेटा। मुझे उनसे फिर से माफी मांगनी थी। जब तक वो माफ नहीं करेंगे मैं उनसे माफी मांगती ही रहूंगी। मैं नहीं जानती तुम दोनों बाप बेटी का क्या नाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फिर भी बातचीत बंद है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो माँ। यदि पापा के ऊपर कोई विपत्ति आई
तो मैं जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी। पहले भी मेरी वजह से उनको एक बार तकलीफ पहुंच चुकी है, अब दोबारा उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा तुम उन्हें बता देना कि मैं आई थी, ठीक है बेटा? अच्छा माँ मैं जाती हूँ। ऐसा कह करके उसने सुबोध को बुलाया और घर चली गई। दूसरे दिन सुबोध उसको लेकर के प्रशासन अकादमी पहुंचा। सामने गेट पर ही अंजलि मिल गई। हाय अंजलि। ओ हाय मीता डार्लिंग, क्या हाल है? ये जीजा जी हैं? हाँ ये सुबोध है मेरे पति देव, और ये है मेरी प्यारी दोस्त अंजलि। उसका चयन आयकर निरीक्षक के लिए हुआ है। हाय जीजा जी, आपकी बीवी तो मेरी अधिकारी हो गई है। भाई बास तो बास ही है, अब दोस्ती कहाँ रहेगी? तू फिर शुरू हो गई, एकदम चुप कर। ये बता तूने रजिस्ट्रेशन करा लिया और रूम कौन सा मिला है तुझे? अभी नहीं कराया यार, चलो एक साथ ही कराते हैं और एक ही रूम के लिए ट्राई करेंगे। दोनों रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गए और किस्मत से दोनों को एक ही रूम अलॉट हो गया। फिर वो दोनों रूम पर जाकर के सामान छोड़ आए और सुबोध को रोड तक छोड़ने आए। अच्छा सुबोध, अब तुम निकल जाओ, अब चिंता की उतनी बात नहीं है। मेरी रूम पार्टनर अंजलि जो है। ठीक है मीता, अपना ध्यान रखना और कोई आवश्यकता हो तो फोन कर देना, सुबोध बोला। हाय, ये देख कर तो मेरा जी मचल जाता है, काश मुझे भी कोई छोड़ने आता और बोलता अपना ध्यान रखना। अंजलि छेड़ते हुए बोली, तू चुप कर। नहीं नहीं, आप लोगों को एक दूसरे को चूमना हो तो मैं पलट जाती हूँ। आप लोग प्लीज कैरी ऑन। यह कह करके वो पलट गई। बदमाश, तुझे तो बहाना चाहिए बस छेड़ने का। तुम जाओ सुबोध, ये ऐसी ही है। कह करके उसने अंजलि को वापस पलट लिया। चलो बाय, चलता हूँ, कह करके सुबोध निकल गया और दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। अंजलि, हमारे साथ कौन कौन से सर्विस वाले लोग ट्रेनिंग में आए हैं? डीएसपी लोग ट्रेनिंग में आए हैं। डीएसपी और लेखाधिकारी हैं शायद। 30-40 लोग तो आराम से होंगे ना? हाँ उतने तो होंगे ही, अंजलि बोली। गुड, चलो अच्छा है, हम लोग 2-4 लोग ही रहते तो बोर हो जाते, मीता बोली। हाँ तुम सही कह रही हो, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तू भी ढूंढ लेना इसी में से किसी को। देखते हैं कोई मुझे भी पसंद करता है कि नहीं। मेरे पास तो कोई बड़ा पद नहीं है यार। क्यों? आयकर निरीक्षक भी तो अच्छी पोस्ट है। हाँ अब सो जाओ, कल से क्लास जाना है। दूसरे दिन से उनकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे कर लोग आना चालू हो गए और 2-3 दिनों में पूरी क्लास भर गई। अब वो लोग 28 डीएसपी और 3 आयकर सेवा से और 3 लेखा अधिकारी थे जो एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ते थे। एक दिन मीता जब क्लास में पहले से आ गई थी तब एक लड़का अंदर आया। मैडम आपका नाम जान सकता हूँ? उसने कहा। मीता शर्मा। अच्छा आप आयकर अधिकारी हैं ना? हाँ। और कहाँ की रहने वाली हैं? यही नजदीक के शहर की हूँ। तभी कुछ लोग क्लास में अंदर आ गए और वो लड़का पीछे जा कर के बैठ गया। अंजलि भी मीता के पास आकर के बैठ गई। वो पीछे एक लड़का बैठा है, वो आज मेरा नाम पता पूछ रहा था, मीता बोली। तो इसमें क्या विशेष बात है? वो तो सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे ही। तू व्यर्थ की सोचती रहती है, पर मुझे उसका एटीट्यूड थोड़ा ठीक नहीं लगा। तू इन सब बातों पर ध्यान मत दिया कर, अंजलि बोली। अच्छा ठीक है। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर अंजलि जब क्लास में 5 मिनट पहले आ गई तो वही लड़का अंदर आते दिखा। ओ हेलो मैडम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मीता कुछ बोलती उससे पहले ही वह बैठ गया। आपने उस दिन बताया नहीं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? बताया ना, यहीं पास के शहर की रहने वाली हूँ। और आपके पिता क्या काम करते हैं? वो PWD में संयुक्त सचिव हैं। हो सकता है वो एक आध दिन हमारी क्लास लेने भी आए। मीता ने थोड़ा प्रभाव दिखाने के लिए बताया। अच्छा मेरा नाम दीपक साहनी है, डीएसपी हूँ और यहाँ के जो सांसद हैं उनका बेटा हूँ। तभी क्लास में काफी लोग अंदर आ गए
और वो लड़का फिर से पीछे जाकर के बैठ गया। अंजलि भी मीता के बगल में आकर के बैठ गई। अंजलि वो लड़का कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तू है ही इतनी खूबसूरत मेरी जान, मजाक की बात नहीं है अंजलि। उसने तुझसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? अंजलि बोली, नहीं की तो नहीं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। सुबोध को बता दूं क्या? जीजा जी को बताओगी तो और तनाव में आ जाएंगे। अगर वो कुछ बदतमीजी करता है तो अपने डायरेक्टर को बताएंगे ना। तू चिंता क्यों करती है? चल ठीक है। अगले दिन से वो जल्दी आना बंद कर दी ताकि वो लड़का फिर अकेले में बात ना कर सके। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।